अगर आप इतिहास की पुरानी किताबों को उठाकर देखें तो आपको एक ऐसी भविष्यवाणी मिलेगी जिसने हमारे देश के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था। साल था 1947। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, अंग्रेज शासक और पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहे थे कि यह देश बिखर जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिस देश में सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों जातियां हैं और जहां गरीबी का साम्राज्य है, वह देश कभी एक होकर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा था कि भारत का लोकतंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अंग्रेज भारत को जिस हाल में छोड़कर गए थे, वह किसी शमशान से कम नहीं था। खजाना खाली था, पेट भूखे थे और देश के टुकड़े कर दिए गए थे। दुनिया ने हमें एक निराश देश मान लिया था। लेकिन आज उसी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखिए। जो लोग हमारे टूटने का इंतजार कर रहे थे, आज वही लोग हमारी मिट्टी को नमन करने के लिए कतार में खड़े हैं। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी है एक सोए हुए शेर के जागने की। यह कहानी है भारत की। यह कहानी है हमारे और आपके पसीने की, हमारे बुजुर्गों के बलिदान की और हमारी युवा पीढ़ी के संकल्प की। मैं आज आपको एक ऐसी सभा में ले चलता हूं जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो रही थी। यह दुनिया के सबसे बुद्धिमान अर्थशास्त्रियों और नेताओं की बैठक थी। हॉल खचाखच भरा हुआ था। अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान, हर जगह के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। विषय था, अगले 50 सालों में दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। मंच पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए, जिनका नाम था रिचर्ड। रिचर्ड ने पूरी दुनिया घूमी थी। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखों में एक गहरा अनुभव था। उन्होंने माइक संभाला और स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाया। वह नक्शा भारत का था। रिचर्ड ने भारी आवाज में कहा, देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं अब जिस देश की बात करने जा रहा हूं, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही बदल दिया है। पूरा हॉल शांत हो गया। रिचर्ड ने अपनी बात जारी रखी। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो वहां की साक्षरता दर केवल 12% थी। लोगों की औसत आयु केवल 32 वर्ष थी। अकाल और महामारियों ने देश को तोड़ दिया था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत कोई देश नहीं है, यह सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा था कि सत्ता भारतीयों के हाथ में देंगे तो वे इसे संभाल नहीं पाएंगे, वे आपस में लड़कर मर जाएंगे। लेकिन आज, 75 साल बाद, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर एक ग्राफ उभरा। एक लाल लकीर जो 1947 में जमीन पर रेंग रही थी, वह 2024-25 में आसमान को छू रही थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस गति से वे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द वे तीसरे नंबर पर होंगे। जिस देश को सांप और सपेरों का देश कहकर चिढ़ाया जाता था, आज उसी देश ने चांद के उस हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया है जहां आज तक अमेरिका, रूस या चीन भी नहीं पहुंच सके। मैं बात कर रहा हूं चंद्रयान 3 की सफलता की। जब भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, तो वह सिर्फ एक मशीन नहीं उतरी थी, वह 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास उतरा था। रिचर्ड ने पानी का एक घूंट पिया और हॉल में बैठे लोगों की ओर देखा। कई लोगों के चेहरों पर आश्चर्य था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि तकनीक सिर्फ अमीर देशों की जागीर है? आप सोचते होंगे कि डिजिटल क्रांति सिर्फ न्यूयॉर्क या लंदन में हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। पिछले महीने मैं भारत के एक छोटे से गांव में गया था। वहां मैंने एक सब्जी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा को देखा। वह शायद कभी स्कूल नहीं गई होंगी। उन्होंने मुझे 1 किलो आलू दिए। जब मैंने जेब से नोट निकाला तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी टूटी फूटी टोकरी के पीछे से एक छोटा सा क्यूआर कोड निकाला और कहा, साहब, स्कैन कर दीजिए। रिचर्ड की आवाज गूंज उठी। क्या आप समझ रहे हैं कि यह कितनी बड़ी बात है? जिस देश के बारे में दुनिया सोचती थी कि वहां के लोग अनपढ़ हैं, आज उस देश का एक सब्जी वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक चाय बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत में दुनिया के 40% से ज्यादा डिजिटल लेन देन होते हैं। अमेरिका और यूरोप अभी भी कार्ड और कैश में उलझे हैं और भारत का आम आदमी मोबाइल से दुनिया चला रहा है। यह है असली भारत।
हॉल में बैठी एक युवा महिला ने हाथ उठाया। वह किसी यूरोपीय देश की पत्रकार लग रही थी। उसने पूछा, प्रोफेसर, लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि भारत में बहुत समस्याएं हैं। वहाँ गंदगी है, वहाँ भीड़ है, वहाँ गरीबी है। क्या आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वह सच है? डॉ. रिचर्ड मंच से नीचे उतरे और उस पत्रकार के पास गए। उन्होंने बहुत ही सौम्य भाव से उत्तर दिया, बेटी, तुमने जो सुना है वह अधूरा सच है। भारत को समझना किसी पश्चिमी चश्मे से मुमकिन नहीं है। भारत कोई देश नहीं है, भारत एक अनुभव है। हाँ, वहाँ भीड़ है क्योंकि वहाँ जीवन है। वहाँ शोर है क्योंकि वहाँ उत्सव है। तुम गंदगी देखती हो, लेकिन मैंने वहाँ कुछ और देखा है। प्रोफेसर की आंखों में चमक आ गई। कोरोना के समय को याद करो, जब दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश अमेरिका, इटली, ब्रिटेन अपने दरवाजे बंद करके बैठे थे, जब वे सिर्फ अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत ने क्या किया? भारत ने न सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी, बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से ज्यादा गरीब देशों को भी दवाइयां भेजीं। इसे कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। यह शब्द नहीं है, यह भारत की आत्मा है। जो देश खुद संकट में होते हुए भी दूसरों की मदद करे, वही विश्वगुरु बनने के लायक है। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह दृष्टिकोण उनके लिए नया था। वे भारत को हमेशा एक बाजार या एक गरीब देश के रूप में देखते थे, लेकिन एक दाता के रूप में नहीं। डॉ. रिचर्ड ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई, चलिए, मैं आपको भारत की सबसे बड़ी ताकत से मिलवाता हूँ। वह ताकत उनकी सरकार नहीं, उनकी फौज नहीं, बल्कि उनका परिवार है। भारतीय समाज की रीढ़ उनकी पारिवारिक व्यवस्था है। पश्चिम में 18 साल का होते ही बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं। बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में अकेले मरते हैं। लेकिन भारत में एक दादा अपने पोते को गोद में खिलाता है। एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा को अपना धर्म मानता है। जब तक यह पारिवारिक बंधन मजबूत है, भारत को कोई नहीं तोड़ सकता। वहाँ लोग सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, वे अपनों के लिए जीते हैं। यही वह भावनात्मक सुरक्षा है जो भारतीयों को हर संकट से लड़ने की ताकत देती है। प्रोफेसर ने एक और तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर थी भारतीय सेना के एक जवान की जो सियाचिन ग्लेशियर में -50 डिग्री तापमान में खड़ा था। आप इस जवान को देखिए। इसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक कपड़े नहीं होंगे, लेकिन इसके सीने में जो आग है वह किसी भी आधुनिक हथियार से बड़ी है। 1962, 1965, 1971, 1999। हर बार दुश्मनों ने सोचा कि वे भारत को हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारतीय सैनिक अपनी तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता, वह अपनी तिरंगे की शान के लिए लड़ता है। जिस मिट्टी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों का खून मिला हो, उस मिट्टी को गुलाम बनाने का सपना देखना भी पागलपन है। श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक अजीब सी ऊर्जा हॉल में महसूस की जा सकती थी। डॉ. रिचर्ड ने आवाज धीमी की, मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ। मैं वाराणसी गया था, बनारस, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। वहाँ मैंने देखा कि कैसे जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं। गंगा के घाट पर एक तरफ आरती हो रही थी, घंटियों की आवाज थी, और थोड़ी ही दूर पर चिता जल रही थी। वहाँ के लोगों की आंखों में मैंने डर नहीं देखा, मैंने वहाँ शांति देखी। एक ऐसी शांति जो हजारों सालों के ज्ञान से आती है। भारत ने दुनिया को 0 दिया, जिसने गणित की नींव रखी। भारत ने दुनिया को योग दिया, जिसने स्वास्थ्य की दिशा बदली। भारत ने दुनिया को आयुर्वेद दिया। आज जब हम तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो पूरी दुनिया शांति की तलाश में कहाँ जा रही है? ऋषिकेश, भारत। लेकिन प्रोफेसर, एक जापानी प्रतिनिधि ने पूछा, अगर भारत इतना महान है, तो वह इतने सालों तक पीछे क्यों रहा? प्रोफेसर मुस्कुराए। अच्छा सवाल है। भारत पीछे नहीं था, भारत को रोका गया था। 200 साल की गुलामी ने उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ा, लेकिन मानसिक रूप से नहीं तोड़ पाए। और अब वे बेड़ियां टूट चुकी हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को देखिए। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई एक भारतीय। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्य नडेला एक भारतीय। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है?
अजय बंगा एक भारतीय। IBM, एडोब, स्टारबक्स, लिस्ट बहुत लंबी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को आज भारतीय दिमाग चला रहा है। यह कोई संयोग नहीं है। यह भारतीय शिक्षा, संस्कार और संघर्ष का परिणाम है। एक भारतीय बच्चा जब पढ़ता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता, वह अपने परिवार की गरीबी मिटाने के लिए पढ़ता है। वह जो संघर्ष देखता है, बस में लटक कर जाना, बिजली कटौती में मोमबत्ती जलाकर पढ़ना, यही संघर्ष उसे हीरा बनाता है। हम पश्चिम के लोग सुविधाओं के आदी हैं, लेकिन भारतीय अभावों में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। इसे वे जुगाड़ कहते हैं, लेकिन मैं इसे इनोवेशन, नवाचार कहता हूँ। डॉ. रिचर्ड रुके और एक गहरी सांस ली। देवियों और सज्जनों, जिस भारत को आप आज देख रहे हैं वह बदल रहा है। वह सड़कें बन रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही हैं, 5G नेटवर्क गांव-गांव पहुंच रहा है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आधुनिक होते हुए भी भारत अपनी जड़ों को नहीं भूला है। वहां आज भी नौजवान अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वहां आज भी दिवाली पर पूरा मोहल्ला एक साथ दिया जलाता है। वहां आज भी किसी के घर में शादी हो तो पूरा गांव शामिल होता है। मैंने भविष्यवाणी की है, डॉ. रिचर्ड ने समापन की ओर बढ़ते हुए कहा, कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। लेकिन यह सदी किसी को डराने या धमकाने की नहीं होगी। जब अमेरिका सुपर पावर बना तो दुनिया में युद्ध हुए। जब चीन ताकतवर बना तो तनाव बढ़ा। लेकिन जब भारत विश्वगुरु बनेगा तो दुनिया में शांति आएगी। क्योंकि भारत की संस्कृति ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। डॉ. रिचर्ड ने हॉल में बैठे लोगों के चेहरों पर एक नई जिज्ञासा देखी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्तों, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन आंकड़े सब कुछ नहीं बताते। भारत की GDP बढ़ रही है, यह तो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लेकिन भारत की असली ताकत उसकी GDP में नहीं, उसके DNA में है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं, जिसने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। स्क्रीन पर एक सूखे गांव की तस्वीर आई। टूटी हुई जमीन और दूर दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं। यह तस्वीर 10 साल पुरानी है, प्रोफेसर ने कहा। यह राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। यहाँ की महिलाएं दिन में 4-4 घंटे पैदल चलकर पानी लाती थीं। उनके पास न पैसा था, न शिक्षा और न ही कोई भविष्य। पश्चिमी दुनिया की नज़र में ये महिलाएं बेचारी थीं। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी महिलाओं को बचाने के लिए हमें पश्चिमी NGO की ज़रूरत है। लेकिन भारत ने मुझे गलत साबित कर दिया। प्रोफेसर ने स्लाइड बदली। अब स्क्रीन पर वही महिलाएं थीं, लेकिन उनके हाथों में स्मार्टफोन था और वे एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रही थीं। मिलिए सविता देवी से। वह इसी गांव की रहने वाली हैं। 10 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। घर में खाने को दाने नहीं थे। लेकिन सविता ने भीख नहीं मांगी। उसने अपनी जैसी 10 और महिलाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो वे सदियों से करती आ रही थीं, अचार और पापड़ बनाना। लेकिन इस बार उन्होंने इसमें एक नई चीज जोड़ी, तकनीक। डॉ. रिचर्ड की आवाज में जोश आ गया। सविता देवी ने अपने बेटे से कहा कि वह इंटरनेट पर उनके बनाए सामान को बेचना सीखे। आज 10 साल बाद उस छोटे से गांव का अचार लंदन और न्यूयॉर्क के स्टोर में बिक रहा है। सविता देवी, जो कभी स्कूल नहीं गई थीं, आज अपने गांव की 50 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। इसे भारत में लखपति दीदी कहा जाता है। यह है भारत की नारी शक्ति। जब एक भारतीय महिला ठान लेती है तो वह दुर्गा बन जाती है। वह सिर्फ अपना घर नहीं चलाती, वह देश की अर्थव्यवस्था चलाती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। डॉ. रिचर्ड ने हाथ के इशारे से सबको शांत किया और एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह पर 20 करोड़ लोग इकट्ठा होने वाले हैं, 20 करोड़ यानी लगभग पूरे ब्राजील या पाकिस्तान की आबादी एक ही शहर में, और वहां कोई पुलिस का डंडा नहीं होगा, कोई भगदड़ नहीं होगी और सबको मुफ्त खाना मिलेगा, क्या आप विश्वास करेंगे? पश्चिमी प्रबंधन गुरु कहेंगे कि यह असंभव है, यह अराजकता केओस होगी। लेकिन भारत में इसे कुंभ मेला कहते हैं। स्क्रीन पर कुंभ मेले का विहंगम दृश्य उभरा। त्रिवेणी संगम पर करोड़ों लोगों की भीड़,
लेकिन एक अजीब सी शांति। मैं 2019 में प्रयागराज गया था, प्रोफेसर ने याद करते हुए कहा। मैंने जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा, अमीर, गरीब, साधु, गृहस्थ, सब एक ही नदी में डुबकी लगा रहे थे। वहाँ कोई वीआईपी नहीं था। गंगा के ठंडे पानी में एक अरबपति और एक किसान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यह समानता आपको दुनिया के किसी कम्युनिस्ट देश में नहीं मिलेगी, जो आपको भारत के घाटों पर मिलेगी। डॉ. रिचर्ड मंच पर थोड़ा आगे आए और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? वहाँ का प्रबंधन। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के छात्र वहाँ केस स्टडी करने आते हैं कि भारत यह कैसे करता है, बिना किसी बड़े हादसे के करोड़ों लोगों को संभालना। यह भारत की संगठन शक्ति है। हम पश्चिम के लोग सोचते हैं कि भारत अव्यवस्थित है। नहीं, भारत व्यवस्थित अराजकता, ऑर्गेनाइज्ड केओस का उस्ताद है। वे जानते हैं कि भीड़ में रास्ता कैसे बनाना है। वे जानते हैं कि कम संसाधनों में बड़े काम कैसे करने हैं। एक फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने पूछा, लेकिन प्रोफेसर, गरीबी का क्या? हमने सुना है कि भारत में बहुत भुखमरी है। प्रोफेसर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। मैं आपको एक और शब्द सिखाता हूँ, लंगर। क्या आपने कभी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बारे में सुना है? वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त रसोई चलती है। हर रोज, मैं दोहराता हूँ, हर रोज वहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। कौन खिलाता है उन्हें? सरकार? नहीं। कोई बड़ी कंपनी? नहीं। यह आम लोग हैं। कोई आटा दान करता है, कोई दाल लाता है, तो कोई अपनी मर्सिडीज कार छोड़कर वहाँ लोगों के जूठे बर्तन धोता है। प्रोफेसर की आवाज भर्रा गई। मैंने वहाँ एक बहुत बड़े उद्योगपति को देखा जो लोगों के जूते साफ कर रहा था। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा, साहब, बाहर मैं एक मालिक हूँ, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। यह सेवा ही मुझे इंसान बनाती है। जिस देश के नागरिकों के संस्कार ऐसे हों कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उस देश को गरीब कहना गरीबी शब्द का अपमान है। भारत पैसों से गरीब हो सकता है, लेकिन दिल से वह दुनिया का सबसे अमीर देश है। हॉल में एक गहरा सन्नाटा था। लोग भावुक हो रहे थे। यह भारत की वह तस्वीर थी जो बीबीसी या CNN कभी नहीं दिखाते। डॉ. रिचर्ड ने विषय बदला। अब हम विज्ञान की बात करते हैं। हम पश्चिम के लोग अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। नासा का बजट इतना है कि उससे कई छोटे देश खरीदे जा सकते हैं। लेकिन भारत ने हमें सिखाया कि विज्ञान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। स्क्रीन पर एक लाल ग्रह की तस्वीर आई, मंगल ग्रह। जब हॉलीवुड ने फिल्म ग्रेविटी बनाई थी, तो उसका बजट लगभग $100 मिलियन था, और उसी साल भारत ने अपना मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा। आपको पता है कितने में? सिर्फ $74 मिलियन में। एक हॉलीवुड फिल्म से भी सस्ते में भारत ने मंगल का सफर तय कर लिया। कैसे? क्या उन्होंने गुणवत्ता से समझौता किया? नहीं, उनका मिशन पहले ही प्रयास में सफल रहा, जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया था। अमेरिका और रूस भी नहीं। प्रोफेसर ने गर्व से कहा, यह है भारतीय दिमाग। वे संसाधनों के रोने नहीं रोते, वे समाधान ढूंढते हैं। हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट के हिस्से ले जाते थे। पुरानी चर्च की इमारतों में बैठकर उन्होंने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था। आज वही इसरो दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसी है। उन्होंने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह जुगाड़ नहीं है, यह किफ़ायती इंजीनियरिंग, फ्रूगल इंजीनियरिंग का चमत्कार है। भारत दुनिया को सिखा रहा है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी जेब होना जरूरी नहीं, बड़ा जिगर होना जरूरी है। फिर प्रोफेसर ने एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई। उसमें एक फकीर जैसा आदमी दिख रहा था, जिसने केवल धोती पहनी थी। महात्मा गांधी। भारत की असली ताकत उसकी अहिंसा और उसकी सहनशीलता है। आप दुनिया का इतिहास देखिए, हर बड़े धर्म ने खुद को फैलाने के लिए तलवार का सहारा लिया। साम्राज्यों ने दूसरे देशों पर कब्जा किया, लेकिन भारत ने अपने 5000 साल के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया। कभी नहीं। सिकंदर आया, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने भारत को लूटा, लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति नहीं खोई। भारत ने उन्हें भी अपने में मिला लिया। आज की दुनिया देखिए, प्रोफेसर ने चिंता जताते हुए कहा। इज़राइल, फिलिस्तीन,
रूस यूक्रेन, हर जगह युद्ध है, हर जगह नफरत है। ऐसे समय में दुनिया को भारत की जरूरत है। भारत ही वह देश है जहां एक हिंदू प्रधानमंत्री, एक मुस्लिम राष्ट्रपति और एक सिख प्रधानमंत्री एक साथ देश का नेतृत्व कर चुके हैं। भारत ही वह देश है जहां पारसी समुदाय, जो अपनी ही धरती ईरान से खदेड़ दिया गया था, सबसे ज्यादा सुरक्षित और सफल है। यहूदियों को जब पूरी दुनिया ने ठुकराया तो भारत ने उन्हें शरण दी। भारत का दिल इतना बड़ा है कि उसमें पूरी दुनिया समा सकती है। रिचर्ड ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वे किसी याद में खो गए हों। मैं आपको एक आखिरी किस्सा सुनाना चाहता हूं इस सत्र के लिए। मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। शाम का समय था, पीक आवर। भीड़ इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। एक आदमी मेरे पैर पर गिर गया। मुझे गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल दूसरे आदमी ने उसे उठाया, अपनी जगह दी और अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उस भीड़ में, उस पसीने और थकान के बीच भी इंसानियत जिंदा थी। पश्चिम में हम स्पेस निजी स्थान मांगते हैं, भारत में लोग एडजस्ट समायोजित करते हैं। यह एडजस्ट करना कमजोरी नहीं है, यह दूसरों के लिए जगह बनाने की कला है। प्रोफेसर ने हॉल की ओर देखा। तो जब मैं कहता हूं कि भारत महाशक्ति बनेगा, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि भारत दुनिया पर राज करेगा। मेरा मतलब है कि भारत दुनिया को जीने का सही तरीका सिखाएगा। वह हमें सिखाएगा कि प्रकृति के साथ कैसे रहा जाता है, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, और तकनीक का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए कैसे किया जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आई। यह चीन का प्रतिनिधि था। वह खड़ा हुआ और उसने एक तीखा सवाल किया। प्रोफेसर, आप भावनाओं में बह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। चीन ने पिछले 20 साल में जो किया, भारत उसे करने में 50 साल लगाएगा। उनकी सड़कें, उनके पुल, क्या वे वाकई मुकाबला कर सकते हैं? रिचर्ड मुस्कुराए। यह वह सवाल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त, प्रोफेसर ने कहा, तुमने भारत का कल देखा था, तुमने भारत का आज नहीं देखा। क्या तुमने भारत के नए एक्सप्रेसवे देखे हैं? क्या तुमने चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल देखा है? एफिल टावर से भी ऊंचा। भारत बदल रहा है, और वह भी बुलेट की रफ्तार से। लेकिन भारत और चीन के विकास में एक बुनियादी फर्क है। प्रोफेसर की आवाज गंभीर हो गई। चीन का विकास कंक्रीट का है, भारत का विकास लोकतंत्र का है। चीन में विकास ऊपर से थोपा जाता है, भारत में विकास नीचे से उगता है। भारत का रास्ता धीमा हो सकता है, लेकिन वह टिकाऊ सस्टेनेबल है। क्योंकि जब भारत आगे बढ़ता है तो वह किसी को कुचलकर नहीं, सबको साथ लेकर बढ़ता है। सबका साथ, सबका विकास। स्क्रीन पर अब भारत के युवाओं की तस्वीरें आने लगीं। स्टार्टअप फाउंडर्स, स्पोर्ट्समैन, कलाकार। अगले भाग में प्रोफेसर ने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का युवा पूरी दुनिया के खेल को बदल रहा है। कैसे एक चाय वाले का बेटा, एक किसान की बेटी आज ओलंपिक में मेडल ला रही है और सिलिकॉन वैली को चला रही है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली चमत्कार तो अभी बाकी है। रिचर्ड ने स्क्रीन पर एक नई तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर थी एक युवा लड़के की जो लैपटॉप पर काम कर रहा था और उसके पीछे खेत खलिहान थे। देवियों और सज्जनों, मिलिए भारत की असली मिसाइल से। नहीं, मैं अग्नि या पृथ्वी मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भारत के युवा, यूथ की बात कर रहा हूं। दुनिया के ज्यादातर देश बूढ़े हो रहे हैं। जापान, यूरोप, चीन, वहां काम करने वाले हाथ कम हो रहे हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। वहां की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। प्रोफेसर की आवाज में एक नई ऊर्जा आ गई। यह सिर्फ भीड़ नहीं है, यह ऊर्जा का ज्वालामुखी है। 10 साल पहले भारतीय युवा सरकारी नौकरी के लिए लाइन में लगते थे। वे सुरक्षा ढूंढते थे। लेकिन आज का भारतीय युवा नौकरी मांगता नहीं, नौकरी देता है। बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, ये शहर अब सिर्फ कॉल सेंटर नहीं रहे। ये दुनिया के नए सिलिकॉन वैली बन गए हैं। स्क्रीन पर भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के लोगो चमकने लगे। ज़ोमैटो, पेटीएम, ओवायो, ज़ेरोथा। भारत में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं,
यानी वो कंपनियां जिनका मूल्य $1 बिलियन से ज्यादा है। ये कंपनियां किसी अमीर बाप के बेटों ने नहीं बनाई, ये मध्यम वर्ग के लड़कों और लड़कियों ने बनाई है। उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने सपने देखे। एक समय था जब हम कहते थे कि अमेरिका में ऐसा होता है। आज अमेरिका के निवेशक भारत आकर पूछते हैं, अगला बड़ा आइडिया क्या है? एक छात्र ने पूछा, सर, लेकिन क्या यह विकास सुरक्षित है? भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, वहां हमेशा तनाव रहता है। डॉ. रिचर्ड का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने एक वीडियो क्लिप चलाई, उसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आसमान को चीरते हुए जा रही थी। शांति की बात वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में ताकत हो। कमजोर की शांति को दुनिया बेबसी कहती है, लेकिन ताकतवर की शांति को संयम कहते हैं। भारत ने यह समीकरण बदल दिया है। कल तक जो भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, आज वही भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। फिलीपींस, आर्मेनिया, वियतनाम, ये देश आज भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। लेकिन याद रखिए, प्रोफेसर ने उंगली उठाकर चेतावनी दी, भारत के हथियार कभी किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं बने। 5000 साल के इतिहास में भारत ने कभी अपनी सेना भेजकर किसी देश की जमीन नहीं हड़पी। उनकी ताकत रक्षा के लिए है, भय पैदा करने के लिए नहीं। यही कारण है कि जब भारतीय नौसेना हिंद महासागर में गश्त लगाती है तो छोटे देश डरते नहीं, सुरक्षित महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि बड़े भाई आ गए हैं। डॉ. रिचर्ड ने अब माहौल को थोड़ा हल्का किया। स्क्रीन पर एक सुंदर सुबह का दृश्य आया। मैसूर पैलेस के सामने हजारों लोग योग कर रहे थे। हथियार शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन आत्मा की रक्षा कौन करता है? यहाँ भारत अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाता है, सॉफ्ट पावर। दुनिया आज मानसिक रूप से बीमार है। अमेरिका में डिप्रेशन एक महामारी है, यूरोप अकेलेपन से जूझ रहा है। हम दवाइयाँ खाते हैं, थेरेपी लेते हैं, लेकिन भारत ने दुनिया को मुफ्त में इलाज दिया है। योग 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या आप जानते हैं कि यह दिन किसने शुरू किया? भारत ने। और आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर एफिल टॉवर के नीचे तक पूरी दुनिया ओम का जाप करती है। यह भारत की सांस्कृतिक विजय है। उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति का दीवाना बना दिया है। प्रोफेसर मुस्कुराए। और सिर्फ योग ही नहीं, आप खाने को देखिए। लंदन में आज चिकन टिक्का मसाला वहां की नेशनल डिश बन गया है। आप संगीत को देखिए, आप बॉलीवुड को देखिए। एक समय था जब हम भारतीयों का मजाक उड़ाते थे। आज हॉलीवुड की फिल्मों का में भारतीय किरदार ही डॉक्टर या वैज्ञानिक क्यों होता है? क्योंकि दुनिया ने मान लिया है कि भारतीय जीनियस होते हैं। डॉ. रिचर्ड मंच के बिल्कुल किनारे आ गए। अब उनका स्वर एक भविष्यवक्ता जैसा था। इतिहास गवाह है कि दुनिया का केंद्र हमेशा बदलता रहता है। कभी यह रोम था, कभी ब्रिटेन था, पिछली सदी अमेरिका की थी, लेकिन अब पहिया घूम चुका है। सोने की चिड़िया फिर से उड़ने को तैयार है, लेकिन इस बार वह पिंजरे में नहीं कैद होगी। इस बार वह पूरी दुनिया को रोशनी दिखाएगी। भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। विश्वगुरु का मतलब दुनिया का मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का शिक्षक। एक ऐसा शिक्षक जो अंधेरे में रास्ता दिखाए। जब दुनिया में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का संकट आया, तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर समाधान दिया। जब दुनिया बंटी हुई थी, तो भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए नारा दिया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। प्रोफेसर ने अपनी घड़ी देखी। व्याख्यान का समय समाप्त हो रहा था। उन्होंने आखिरी स्लाइड खोली। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, विश्वास, साहस, सत्य, ट्रस्ट, करेज, ट्रूथ। मैं अपनी बात इस घटना के साथ खत्म करना चाहूंगा। पिछले साल मैं दिल्ली के एक गुरुद्वारे में गया था। वहां मैंने एक लाइन पढ़ी जिसने मेरे दिल को छू लिया। वहां लिखा था, न कोई बैरी, नहीं बेगाना, मतलब न कोई दुश्मन है, न कोई अजनबी। सोचिए, अगर पूरी दुनिया इस एक लाइन को मान ले, तो क्या हमें सीमाओं पर सेना की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें परमाणु बम की जरूरत पड़ेगी? प्रोफेसर की आवाज भर्रा गई। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक उम्मीद है। एक उम्मीद की इंसानियत अभी भी जिंदा है,
एक उम्मीद कि हम विज्ञान और धर्म को साथ लेकर चल सकते हैं। एक उम्मीद कि हम अमीर होकर भी अपनी जमीन से जुड़े रह सकते हैं। तो अगली बार जब आप भारत के बारे में सुनें तो उसे गरीबी या भीड़ के चश्मे से मत देखिएगा, उसे भविष्य के चश्मे से देखिएगा। क्योंकि जो सूरज पूरब से उगता है उसकी रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंचती है। भारत जाग चुका है और उसके जागने का मतलब है पूरी मानवता का जागना। धन्यवाद। रिचर्ड ने अपना सिर झुकाया। एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा रहा और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो 400 लोग एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों। यह सिर्फ तालियां नहीं थी, यह एक स्वीकृति थी। दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों ने मान लिया था कि भविष्य भारत का है। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वह चीनी प्रतिनिधि जिसने सवाल उठाया था वह भी खड़ा होकर ताली बजा रहा था। उसके चेहरे पर अब ईर्ष्या नहीं बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। मैं, लिली, वहां खड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे गर्व महसूस हो रहा था, भारत के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए, क्योंकि भारत की जीत हम सबकी जीत जैसी लग रही थी। प्रोफेसर मंच से नीचे उतरे। छात्र उन्हें घेरने लगे, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ी रही। मैंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर मेरी माँ का मैसेज था, बेटा, छुट्टियां कहाँ बिताने का इरादा है? मैंने मुस्कुराते हुए टाइप किया, माँ, मैं भारत जा रही हूँ। क्यों? माँ का जवाब आया। मैंने टाइप किया, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से भविष्य को देखना है। मुझे उस मिट्टी को छूना है जिसने दुनिया को शून्य दिया और अब अनंत इन्फिनिटी की ओर ले जा रही है। माँ, मैं भारत को समझने नहीं, भारत को जीने जा रही हूँ। मैंने फोन बंद किया और खिड़की के बाहर देखा। शाम हो रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी सवेरा हुआ है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रिचर्ड या लिली की नहीं है। यह कहानी आपकी है। यह कहानी आपके माता पिता के संघर्ष की है, आपके सपनों की है। अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हमें बताइए कि भारत की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराती है। क्या वह हमारी संस्कृति है, हमारी सेना या हमारे संस्कार? इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि वे किस महान विरासत का हिस्सा हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम भारत की ऐसी ही और अनसुनी कहानियां आप तक लाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।